इसको देखेंगे, समझेंगे। जिनवानी निकाल लेंगे सभी लोग अपनी अपनी। संसारिणीस् त्रस स्थावरा, संसारिणीस् त्रस स्थावरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो संसारी जीव है उसके भी दो भेद और बता रहे हैं। अभी हमने पहले सूत्र में भी समझा था, सैमनस्का मनस्का। ठीक है, अब जो संसारी जीव हैं उनके अन्य और क्या भेद हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं, यानी कि त्रस और स्थावर। यहाँ पर दो प्रकार के उनके भेद और हो जाते हैं, त्रस और स्थावर। ठीक है, तो त्रस और स्थावर कैसे होते हैं? त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस जीव और स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर जीव। वैसे पहले स्थावर आता है और फिर त्रस आता है, लेकिन यहाँ पर एक तो ये रूल होता है सूत्र में कि जो शब्द छोटा होता है वो पहले रखा जाता है हमेशा। ठीक है, और एक ये होता है कि जिसकी मतलब क्या कहते हैं, जिसका उपयोग ज्यादा होता है, यानी कि जो ज्यादा पूजनीय होता है, जिसके अंदर क्वालिटीज ज्यादा होती हैं, उसको भी पहले रखा जाता है। तो ये दो रूल लगते हैं। तो इस वजह से आपने पीछे भी देखा होगा हर किसी में सूत्र में ऐसे ही आया है, जैसे कि ज्ञान को पहले रखा है इस प्रकार से, दर्शन को बाद में, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर त्रस पहले रखा है, किस लिए? क्योंकि वह उसमें क्वालिटीज ज्यादा है, यानी कि वह ज्यादा पूजनीय स्थावर से, और साथ ही साथ वह छोटा शब्द भी है इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले है स्थावर, जिसके अंदर सिर्फ एक इंद्रिय होती है, वह कहलाते हैं स्थावर। और जो त्रस होते हैं उनमें 2 इंद्रिया, 3 इंद्रिया, 4 इंद्रिया और 5 इंद्रिया के जीव पाए जाते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? वो त्रस जीव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर संसार के जो जीव हैं, संसारी जो जीव हैं, उनके और 2 प्रकार से भेद कर दिए, स्थावर और त्रस। ठीक है ना। अब इनको भी और ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए कि जो जीव होते हैं, एक छोटी सी कथा के माध्यम से इसको समझते हैं। एक घसियारा था, घसियारा मतलब घास काटने वाले जो होते हैं, जंगल में घास काट रहा था। वो क्या हुआ, उसको नींद आ गई, तो वो एक वृक्ष के नीचे आराम करते करते क्या हो गया, सो गया। सोते सोते वो स्वप्न देखता है कि वो एक साहूकार है और जो उनकी पत्नी है सेठानी, वो उनको पंखा कर रही है, अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना के खिला रही है, अच्छे अच्छे भोजन, और उनके जो बच्चे हैं वो भी बहुत आज्ञाकारी पुत्र पुत्रियां हैं। इस प्रकार से वह स्वप्न देखने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद जो उनका साथी है, उस घसियारे का जो साथी है, वो आता है और वो उनको जगाता है। तो वो कहता है कि मेरे को क्यों जगा रहे हो, मतलब कि मैं इस वक्त मेरे को क्यों जगा रहे हो। वो ये कहता है कि घर नहीं चलना है क्या। वो जो दोस्त है, जो साथी है, वो कहता है क्या घर नहीं चलना। तो वो कहता है, घसियारा जागकर बिगड़ने लगता है कि तुमने जगाकर मेरा बना बनाया सारा का सारा घर बिगाड़ दिया। तो वो कहता है कि कौन सा घर बिगाड़ दिया, जो तुम वो घर देख रहे थे, पत्नी देख रहे थे, बच्चे देख रहे थे, वो क्या थे, वो तुम्हारे सपनों के थे, वो तुम्हारे सपनों का महल था, जो जागने पे क्या हो गया है, अब टूट गया है। अब कहाँ चलो, अपने असली घर चलो। ठीक है, वो इस प्रकार से उनको संबोधन करता है। तब वो जो घसियारा था, जो स्वप्न देख रहा था, वह जागृत अवस्था में आता है और फिर वह सोचता है कि ये जो त्रस और स्थावर की क्रियाएं हैं, ये क्या है, ये तो हमें कर्मोदय के से मिली है, कर्म के उदय के कारण ही ये सारी चीजें हमें मिली हैं। जबकि असली में क्या है, असली में जो सच्चा घर है वो तो अपनी आत्मा का ही घर है, हमारा अपना निज शुद्ध भाव ही हमारा घर है। तो इसी प्रकार से हमें भी क्या मिली है, संसार में घुमाने के लिए ये त्रस और स्थावर जीव क्या पर्याय मिली है। कभी हम स्थावर बने हैं, एक इंद्रिय में गए हैं, है ना, और कभी हम त्रस बने हैं। तो ये सब क्या है, जैसे जैसे हमारे कर्म का उदय आता जाता है, वैसे वैसे ही हमें पर्याय मिलती चली जाती हैं। और वह कब रुकेंगी, जब हम अपनी आत्मा का दर्शन करने के, अपने निज स्वभाव को जानेंगे, तभी जाकर हमें क्या होगा, भान होगा, और तभी हम इन त्रस और स्थावर पर्यायों से क्या करेंगे, छुटकारा पा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये छोटा सा उदाहरण था त्रस और स्थावर जीव के माध्यम से, ये घसियारे के माध्यम से। ठीक है, कि हम भी स्वप्न में ही खोए हुए हैं, इल्यूशन में, कि सब कुछ हमें भ्रम है, जो भी हम देखते हैं कि ये खुशियां, ये परिवार, ये क्या कहते हैं समाज, ये जितनी भी चीजें हैं, जो भी पर्याय की चीजें हैं, वो सब क्या है, स्वप्न की भांति है।
असली क्या है? असली है हमारा अपनी निज आत्मा, हमारा निज स्वभाव। ठीक है ना? तो चलिए इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। जो हमारा 13 नंबर का सूत्र है, अब देखिए स्थावर जीव के भी भेद कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इनको आगे और ज्यादा डिटेल में आगे आगे के सूत्र में समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमने दो तरह के देखे, एक स्थावर और एक त्रस। अब जो हमारा 13 नंबर का सूत्र है उसमें जो स्थावर जीव है उनके भेद बता रहे हैं। ठीक है, आगे उसके आगे त्रस के आएंगे। तो चलिए यहाँ पर एक बार सूत्र को देखते हैं। प्रतिव्यप तेजो वायु वनस्पतिया स्थावरा। प्रतिव्यप तेजो वायु वनस्पतिया स्थावरा। प्रति मतलब पृथ्वी कायिक, अप मतलब जल कायिक, तेज मतलब अग्नि कायिक, वायु मतलब वायु कायिक और वनस्पति मतलब वनस्पति कायिक। तो स्थावर जीव के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। इस प्रकार से जो स्थावर जीव हैं उनके भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, अभी और भेद भी निकलेंगे। तो देखिए एक संसार में ही एक जीव के कितने कितने भेद हो गए। पहले मन सहित और मन रहित, फिर त्रस और स्थावर, अब स्थावर के भी इतने सारे भेद, फिर उसके बाद त्रस के भी बहुत सारे भेद, है ना? तो जीवों का कितना बड़ा परिवार है, सोच लीजिए जीव का कितना बड़ा परिवार है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक निकलते ही चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको देखते हैं। इन जीवों में मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। ये जितने भी जीव हैं स्थावर के, जितने भी ये 5 प्रकार के हैं, इनमें मात्र एक इंद्रिय होती है, पहली इंद्रिय। 5 इंद्रिय होती हैं, उनमें से जो पहली इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय वह मात्र इनके होती है। और साथ ही साथ क्या होता है इनके अंदर? इनके अंदर 4 प्राण होते हैं। देखिए 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रियां होती हैं और 10 प्राण होते हैं। उन 10 प्राणों में से इन एक इंद्रिय जीव के यानी कि स्थावर जीव के सिर्फ 4 प्राण होते हैं। कौन कौन से? स्पर्शन इंद्रिय, वो तो बता ही दिया हमने अभी, एक इंद्रिय 5 में से। और जो 3 बल होते हैं उनमें से एक बल होता है काय बल। ठीक है, आयु और श्वासोच्छ्वास, इस प्रकार से ये 4 प्राण होते हैं इन एक इंद्रिय जीव के यानी कि स्थावर जीवों के। ठीक है ना? अब इनके जो शरीर की अवगाहना वो भी देख लेते हैं कि जो हमारे जो स्थावर जीव हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु कायिक और वनस्पति कायिक, इन जीवों की शरीर की अवगाहना यानी कि ऊंचाई, हाइट, ये कितनी होती है? तो अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण होती है। अंगुल के भी असंख्यातवें भाग प्रमाण, यानी कि जो दिखे ही नहीं। ठीक है ना? इतनी सूक्ष्म इनकी क्या होती है? ये अवगाहना होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। अगर वह समूह में होते हैं, अगर हम उसको इंडिविजुअल देखेंगे यानी कि एक को देखेंगे, एक स्थावर जीव को देखेंगे तो कभी हमको दिखाई नहीं दे सकता। लेकिन अगर वह समूह में होंगे तब हम फिर भी उनको देख पा सकते हैं, इतने सूक्ष्म ये होते हैं स्थावर जीव। ठीक है ना? फिर पानी की प्रत्येक बूंद में बहुत से जल कायिक जीवों का समूह होता है, जो कि हम बिल्कुल स्थावर जीवों को, जो जल कायिक जीव है उनको तो हम देख भी नहीं सकते। हम अगर उससे सूक्ष्म दृष्टि से भी देखें तब भी हमें वो दिखाई नहीं दे सकते। इतने अनंतानंत जीव एक बूंद में होते हैं, जल की एक बूंद में। जबकि वैज्ञानिक क्या कहते हैं? 36,450 जीव होते हैं एक बूंद में। लेकिन हमारा जो जैन धर्म वह क्या कहता है कि असंख्यात जीव होते हैं सिर्फ एक बूंद में, जल की एक बूंद में असंख्यात, जिनकी गिनती भी नहीं की जा सकती संख्याओं में, इतने जीव होते हैं एक बूंद में। तो सोचिए अगर हम उनको छान कर नहीं पिए पानी को तो हम कितने जीव डेली के डेली उनका घात करते हैं, है ना? तो हमेशा जब भी पानी को पिए तो हमेशा छान कर पिए, मोटे छलने से छान कर पिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं आरओ में तो अपने आप ही छन के पानी आता है, फिर भी उसको छान कर पानी को पिए और मर्यादित पानी को पिए। कि अगर आपने एक बार छान लिया, उसमें लौंग वगैरह कुछ नहीं डाली तो वह तुरंत का पीने का हो गया। हल्का सा गर्म कर लिया तो उसकी 6 घंटे की मियाद हो गई लौंग डालकर। ठीक है ना? और अगर उसको पूरा का पूरा गर्म कर लेते हैं बहुत ज्यादा उबालकर तो वह कितना हो जाता है? 24 घंटे की मियाद वाला हमारा पानी हो जाता है।
तो इस प्रकार से पानी की मर्यादा को रखते हुए भी, ये नहीं कि एक बार छान लिया चलो 24 घंटे का अगले दिन वो चला रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें तुरंत 48 मिनट के बाद फिर से उसमें जीव उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जल कायिक जो जीव होते हैं इतने सूक्ष्म, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कि ये जो हमारे जीव हैं, ये जो हमारे स्थावर जीव हैं, 5 भेद जो हमने बताए हैं, इनमें से भी एक एक के 4-4 भेद और होते हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी का एक जीव है, सबसे पहला हमारे पृथ्वी का एक जीव है, तो उनके भी 4 भेद हो गए। कौन कौन से? पहला है पृथ्वी, दूसरा पृथ्वी काय, तीसरा पृथ्वी कायिक और चौथा पृथ्वी जीव। ये 4 भेद और हो जाते हैं एक एक के, है ना। तो वो कैसे, देखिए इनकी छोटी सी परिभाषा जान लेते हैं। क्या अंतर है इनमें चारों में? है तो सारे के सारे पृथ्वी का एक जीव ही, लेकिन फिर भी इन 4 के भेद क्यों कर दिए? क्या अंतर है इन चारों के अंदर, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो सबसे पहला है पृथ्वी, यानी कि जो स्वयं की बनी हुई अचेतन जमीन है, जो कि किसी ने नहीं बनाया, जो अचेतन जमीन है वह क्या है? उसे पृथ्वी कहते हैं, यानी कि वह सामान्य रूप से वह पृथ्वी है। जिस पृथ्वी में से पृथ्वी कायिक जीव मरकर निकल गया हो, ठीक है, क्योंकि देखिए इनकी भी आयु होती है, अभी आयु भी बताऊंगी कि कितनी कितनी होती है, ठीक है। तो जब पृथ्वी कायिक जीव की, वो पृथ्वी कायिक जीव उस पृथ्वी में से मरकर निकल गया हो, तब वह क्या रह जाता है? सिर्फ पृथ्वी काय रह जाता है। काय यानी कि सिर्फ शरीर रह जाता है, और उनके अंदर की जो आत्मा है वो कहाँ है? निकल के जा चुकी है। देखिए एक छोटे से एक इंद्रिय जीव में भी आत्मा होती है और पंचेंद्रिय जीव में भी आत्मा होती है। तभी कहते हैं कि छोटे से छोटे जीव का भी घात मत करो, क्योंकि न जाने वह कब पंचेंद्रिय जीव बन जाए। एक छोटा सा एक इंद्रिय जीव भी न जाने कब पंचेंद्रिय जीव बन जाए। तो कहते हैं हमेशा छोटे से छोटे जीवों का भी बहुत ध्यान रखो। उसके बाद आता है पृथ्वी कायिक, यानी कि जीव सहित पृथ्वी को पृथ्वी कायिक कहते हैं। उसके बाद आता है पृथ्वी काय, जो जीव पहले शरीर को छोड़कर पृथ्वी काय में जन्म लेने के लिए जा रहा है, यानी कि पहले शरीर को कहीं से छोड़कर आया है और अब क्या कहाँ जा रहा है? पृथ्वी काय बनने जा रहा है। तो वो जो बीच का जो टाइम होता है, जो वो विग्रह गति होती है, बीच का जो टाइम है, अभी वो अपने पुराने शरीर को छोड़ चुका, लेकिन नए शरीर में अभी वह धारण नहीं किया, यानी कि पृथ्वी काय नहीं बना, लेकिन बनने के लिए चल पड़ा है। तो वो जो बीच का समय है, वो जो विग्रह गति है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पृथ्वी काय, ठीक है। पृथ्वी जीव चौथे नंबर का, यानी कि उसको पृथ्वी जीव कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला था पृथ्वी कायिक जीव, उसके भी हमने 4 भेद कर दिए। कौन कौन से? पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये ही सारे में लगाना, दूसरे वाले में भी ऐसे ही 4 भेद लगाना, तीसरे के भी ऐसे ही 4 भेद लगाना, चौथे के भी ऐसे ही 4 भेद लगाना, और 5वें के भी ऐसे ही चारों भेद लगा लेना, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया हमारा। और अब इसके जो आयु है वो भी देख लेते हैं कि आयु कितनी कितनी होती है। देखिए एक एक छोटे से स्थावर जीव की भी, पृथ्वी का एक जीव की भी कितनी आयु होती है। तो जो मृदु पृथ्वी का एक जीव है उसकी आयु 12,000 वर्ष होती है। हमारी इतनी आयु नहीं है जितनी एक छोटे से पृथ्वी का एक जीव की होती है, ठीक है। और जो खर पृथ्वी कायिक है उसकी आयु 22,000 वर्ष होती है। जल कायिक जीव की आयु 17,000 वर्ष होती है। अग्नि कायिक की आयु 3 दिन होती है, और वायु कायिक जो जीव है उनकी आयु 3,000 वर्ष होती है। और जो वनस्पति कायिक जीव की उत्कृष्ट आयु, ये मैं उत्कृष्ट से बता रही हूं, ठीक है, उत्कृष्ट से, कि इतनी हो सकती है, अब उससे कम भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इतनी होगी, इससे ज्यादा किसी की नहीं होगी। तो ये उत्कृष्ट से मैं आपको आयु बता रही हूँ, ठीक है। तो जो वनस्पति कायिक जीव है उनकी उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष होती है, ठीक है। यानी कि एक पेड़ कितने समय तक चल सकता है? 10,000 वर्ष तक एक पेड़ की आयु हो सकती है। कहते हैं ना बरगद का पेड़ है, बहुत सालों पुराना पेड़ है ना। 500 साल पुराना भी हम आज के समय में नहीं देख सकते। और कितनी आयु बताती? लास्ट 10,000 वर्ष, यानी कि 10,000 वर्ष कितनी आयु होती है? एक पेड़ की आयु हो सकती है। तो इसीलिए कहते हैं किसी भी पेड़ को काटो मत, काटेंगे तो क्या हो जाएगा?
हमने एक जीव का घात कर दिया उतना हमें दोष लग जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गए कि जो स्थावर जीव है उनके जो भेद है और उनके भी जो भेद है उनके यहाँ पर ये हमने चर्चा की। अब चलिए आगे चलते हैं और इनकी क्या कहते हैं, इनका आकार भी है, आकार भी बता देते हैं कि इनका आकार कैसा होता है। तो देखिए जो पृथ्वी कायिक जीव होते हैं उनका जो शरीर होता है वो मसूर के दाने के आकार का लंबा और गोल होता है, मसूर के दाने के आकार का। जो जलकायिक जीव है यानी कि पानी की बूंद के आकार का गोल शरीर होता है, पानी की बूंद के आकार का गोल शरीर होता है। अग्निकायिक का शरीर सुइयों के आकार का, सुइयों के समूह जैसे सुइयां होती हैं उनके समूह के आकार का होता है। वायु कायिक का शरीर ध्वजा के आकार का लंबा तिरछा, जैसे ध्वजा फहराती रहती है ना, इस प्रकार से होता है वायु कायिक का। और जो वनस्पति कायिक जीव है उनके जो शरीर का आकार है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, क्योंकि देखिए वनस्पति कायिक आप सभी को दिखाई देते हैं। कोई पेड़ का आकार कैसा होता है, किसी का रंग कैसा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, बहुत सारा। सबसे ज्यादा जो आकार प्रतिकार होते हैं, भेद होते हैं, वो वनस्पति कायिक जीवों के ही होते हैं। ठीक है ना। कहते हैं कि 10,000 प्रकार की सब्जियां और फल होते हैं, 10,000 प्रकार के, और अगर हम उनमें मर्यादा नहीं रखते तो हमें 10,000 वनस्पतियों का दोष लगता है जिनके हमें नाम तक नहीं पता। इसीलिए कहते हैं मर्यादा रख लो, कि चाहे आप 100 सब्जी रख लो, चाहे आप 200 रख लो, चाहे 300 रख लो, लेकिन जिन जो जो आप खाते हो उनका नाम एक पेपर पर लिखकर रख लो, ताकि आपको वो जो 10,000 वनस्पतियां हैं उनका दोष ना लगे। सबसे ज्यादा दोष लगता है वनस्पति कायिक जीवों का। ठीक है। तो देखिए आप सभी क्या करेंगे, कहना मानेंगे, बहुत अच्छे हैं ना आप सभी। तो क्या करेंगे आप लोग, कल आज का यही आपका काम रहेगा कि जो जो आप जितने भी आप जानते हैं सब्जियों के नाम और जो आप खाते हैं उनके नाम लिखेंगे, और तब आप काउंट करेंगे तो देखना आपकी 200 100 से ज्यादा आपकी नहीं होने वाली है। तो कितने में बच जाएंगे आप, 10,000 का दोष से आप बच जाएंगे। कम से कम आप चातुर्मास में रख के देखिए, साथ ही साथ 2-4 फालतू रख के छोड़ दीजिए कि अनजाने में अगर मुझसे कोई खाया जाए तो। ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इतने सारे 10,000 जो दोष है उनसे बच जाएंगे। ठीक है। तो कल ग्रुप में आप भेज सकते हैं अपने, और या अपने आप खुद ही एक नियम ले सकते हैं कि कम से कम इस चातुर्मास में तो हम इतनी सब्जियों के अलावा उसी में फल आ गए, इसके अलावा हम ग्रहण नहीं करेंगे। चाहे आप 100 रख लीजिए, चाहे 200 रख लीजिए, चाहे 150 रख लीजिए, 300 रख लीजिए, जितने भी आपको याद हो। हालांकि मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है कि इतने तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, 200 का आंकड़ा तो कोई पार कर ही नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो ठीक है, मैंने भी बनाए हैं, मेरे 66 है सब्जी और फल। ठीक है, लेकिन मैंने 70 रख दिए हैं। मैंने कहा 2-4 कभी अनजाने में कोई डल ही जाए मुंह में तो वो मेरा माफ हो जाएगा, वैसे तो नहीं होगा। 66 आए मेरे। ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी बनाइए जरूर से। तो वो जो 10,000 वनस्पति का जो हमें दोष लग रहा है हर वक्त, तो वो हमारा नहीं लगेगा। ठीक है ना। क्या कह रही थी रेणु जी आप? नहीं, बहुत अच्छी बात है ना ये तो, कि आपने 66 बनाई है, तो ये तो बहुत अच्छा। आप सबको कोई कहीं ना कहीं कुछ तो मिलेगा। आपको आदर्श बनाकर एक लिस्ट बनाई जाएगी, तो वाकई में इससे ज्यादा सब्जियां नहीं बैठती हैं। यदि हम लिस्ट बनाए ना कि हम साल भर में कितनी सब्जियां खा रहे हैं, तो इससे ज्यादा लिस्ट नहीं बैठेगी हमारी। और हम त्याग भी तो नहीं, हाँ नहीं तो नहीं बैठेगी सच में। जबकि मैं सोच रही थी कि मेरी 100-150 बैठेगी, और जब मैं लिखने बैठी ना तो मुझे इससे ज्यादा याद ही नहीं आई। मैं सोचती रही, 2 दिन 3 दिन लगाए मैंने, सोचती रही, लेकिन कुछ आया ही नहीं दिमाग में कि नहीं ये तो खाते ही नहीं, नहीं ये तो खाते ही नहीं। तो जो नहीं खाते तो फिर वो उनको क्यों हम लिखें, है ना। तो इस तरह से बनाइएगा। 66 मेरी बैठी है, अभी आप लोग देख लीजिएगा। मैंने अभी इसलिए 70 रख रखी है बस। ठीक है। तो कल आप सभी से मैं पूछूंगी कि आपकी कितनी है। सिंधु जी आपसे पूछूंगी मैं जरूर। ठीक है ना। तो कल सभी से जो जिन के चेहरे देखे सामने मुझे दिखाई देते हैं उनसे तो मैं जरूर पूछूंगी कल। सुधा जी आपसे भी।
चलिए प्रिंसी, तुमसे भी पूछूंगी, तुम भी लिख लेना, ठीक है। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने, हाँ, प्रतिभा जी का एक प्रश्न था, अग्निकायिक का आकार पूछ रहे हैं प्रतिभा जी आप मैसेज में, है ना। हाँ, हाँ जी तो हाँ जी। एक बार फिर से दोबारा सबका आकार बता देते हैं। पृथ्वी कायिक जो है, उनका जो शरीर होता है वो मसूर के दाने के आकार का लंबा गोल होता है। जल कायिक का पानी की बूंद के आकार का गोल होता है। और अग्नि कायिक का सुइयों के आकार का होता है। वायु कायिक का शरीर ध्वजा के आकार का लंबा होता है या तिरछा भी हो सकता है, जैसे ध्वजा होती है। वनस्पति कायिक का शरीर का आकार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जो हमें दिखाई देता है उसी प्रकार से होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, एक और सूत्र ले लें क्या? हाँ जी हाँ जी। अभी तो है 5 मिनट। 14 नंबर का सूत्र है, देखेंगे जल्दी जल्दी से। द्विइंद्रियाद्यस्त्रसा, द्विइंद्रियाद्यस्त्रसा, यानी कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों को त्रस कहते हैं। अब यहाँ पर त्रस का बता रहे हैं कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों को त्रस कहते हैं। 2 इंद्रिय का मतलब जो शुरू की 2 इंद्रियां हैं, स्पर्शन और रसना, है ना। फिर 3 इंद्रिय, शुरू की 3 इंद्रिय, फिर 4 इंद्रिय जो शुरू की 4 इंद्रिय हैं, और पंच इंद्रिय यानी कि जो पांचों की पांचों जिसकी इंद्रियां होती हैं। इस प्रकार से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और जो 5 इंद्रिय जीव हैं उनको रस कहते हैं, ठीक है। अब इनके प्राण भी देख लेते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि जो हमारे स्थावर जीव थे उनके 4 प्राण होते हैं। अब ये देख लेते हैं कि जो हमारे क्या कहते हैं 2 इंद्रिय जीव हैं उनके 6 प्राण होते हैं, ठीक है। 2 इंद्रिय जीव के 6 प्राण होते हैं, कौन कौन से, यानी कि शुरू की 2, इसमें वो तो आ ही गई इंद्रिया, स्पर्शन और रसना, साथ ही साथ काय बल और वचन बल, 2 बल आ जाते हैं अब यहाँ पर, और आयु और श्वासोच्छ्वास, इस प्रकार से। उसके बाद जो 3 इंद्रिय जीव हैं उनके 7 प्राण होते हैं, और 3 इंद्रिय बढ़ जाएंगी, 1 इंद्रिय और बढ़ जाएगी, स्पर्शन, रसना, घ्राण और काय बल, वचन बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। उसके बाद 4 इंद्रिय के 8 प्राण होते हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु। उसके बाद काय बल और वचन बल। उसके बाद आता है आयु और श्वासोच्छ्वास। उसके बाद जो 5 इंद्रिय जीव हैं उनके 10 प्राण होते हैं, सारे के सारे प्राण होते हैं सिर्फ किसमें, पंचेंद्रिय जीव में, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण या श्रोत, ये तो हमारी 5 इंद्रिय हो गई। काय बल, वचन बल और आयु और श्वासोच्छ्वास, इस प्रकार से, ठीक है। और मन, मन भी आता है, सैनी और असैनी जो अभी हमारा पहले निकला था, समनस्का मनस्का वाला, तो यानी कि मन सहित भी और मन रहित भी, तो ये मन भी हो गया। तो इस प्रकार से 10 प्राण होते हैं किनके, 5 इंद्रिय जीवों के, ठीक है। तो ये इस वाले 14 नंबर का सूत्र था। आगे 15 और 16 नंबर का सूत्र हम कर लेंगे और इसके विषय में अब विशेष जानकारी देनी चाहिए आपको। बहुत अच्छा बताया मनीषा जी ने। पहले हमने पढ़ा था कि त्रस और जो संसारी और मुक्त, इसकी अपेक्षा से जीवों के 2 भेद किए थे। फिर उसके बाद समनस्का मनस्का की अपेक्षा से हमने संगी और असंगी के हिसाब से 2 भेद किए थे। अब उसके बाद जो आया था, उसके बाद आया कि संसारी जीव जो हैं, पहले हमने संसारी और मुक्त किए थे, अब उसमें संसारी जीव, अगर आप इसके डायग्राम बना लेंगे ना, आप कभी भी नहीं बोलेंगे। संसारी जीव के त्रस और स्थावर 2 प्रकार से हमने भेद किए, उसमें भी स्थावर जीवों के 5 प्रकार से भेद किए गए, और उसके बाद त्रस स्थावर में जो है 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीवों के भेद किए गए। और उसमें उन्होंने बताया कि जो एक एक जीव है, जो स्थावर जीव है, जैसे जल का एक जीव है, वो 4 प्रकार के कैसे बताए उन्होंने, कि सबसे पहले जल, जल जो है वो अपने आप में अजीब है क्योंकि उसमें कोई जीव नहीं है। उसके बाद जल कायिक जीव, पहले फिर जल जीव जो विग्रह गति से, यानी एक पर्याय छोड़ के और दूसरे पर्याय में आ रहा है, उसके बीच का जो समय उसको विग्रह गति बोलते हैं। तो उसमें जो जीव है वो जल जीव है, क्योंकि वो जल में उत्पन्न होने के लिए आ रहा है, वो जल जीव है। और फिर जल कायिक जीव, वो भी जीव है
क्योंकि वो आके जल में जब उसने जन्म ले लिया तो वो जल कायिक जीव हो गया। जब तक उसने जन्म नहीं लिया था लेकिन उसमें योग्यता थी, तब तक वो जल जीव है। उसके बाद उसमें जब उसने जन्म ले लिया जल में तो वो जल कायिक जीव हो गया। और जब हमने उस पानी को उबाल लिया तो वो जल रहित तो जो पानी हुआ वो जल कायिक। ठीक है, इस प्रकार से चार अवस्था होती है। जो सबसे पहले जल है वो अजीब है, उसमें कोई जीव नहीं है। जल जीव जो विग्रह गति से आ रहा है, जिसमें जल में उत्पन्न होने की योग्यता है, जीव बनने की योग्यता है, वो जल जीव है। उसके बाद जब जल में उत्पत्ति हो गई उसकी, वो जलकायिक जीव है। और जब हमने पानी को उबाल लिया छान कर उस पानी को, तो वो जलकायिक, क्योंकि वो जल जीव से रहित हो जाता है। जो पानी हम उबाल, देखिए जब हम छानते हैं पानी तब भी उसमें तरस जीव तो छन जाते हैं, लेकिन स्थावर जीव तब भी रहते हैं उसमें। छने हुए पानी में तरस जीव छनते हैं कपड़े में, लेकिन स्थावर जीव तब भी रहते हैं। पर जब हम उसको उबाल लेते हैं तो वो पूरी तरह से जीव से रहित हो जाता है, तो वो जल काय कहा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार मनीषा जी ने जैसे आपको पृथ्वी कायिक का बताया था, तो बाकी आप तीन समझ ही सकते हैं। मैंने जल का बताया, और आप बाकी तीन भी इसी अपेक्षा से लगाएंगे। उसके बाद हमने समझे 10 प्राण किस प्रकार होते हैं, कि एक इंद्रिय के 4 प्राण है ना, 2 इंद्रिय के 6 प्राण, फिर 7 प्राण। और जो पंच इंद्रिय जीव होते हैं, पंच इंद्रिय में दो अपेक्षा होती है, एक सैनी पंच इंद्रिय, एक असैनी पंच इंद्रिय। जो असैनी पंच इंद्रिय उनके 9 प्राण होंगे, क्योंकि उनके अभी मन नहीं है। ठीक है, तो उनके 9 प्राण होंगे। और जो सैनी पंच इंद्रिय, उनके 10 प्राण होंगे, क्योंकि उनके मनोबल भी आ जाता है, तो उनके 10 प्राण होते हैं। आप इसको एक चार्ट में बनाएं, आप इसको चार्ट में बना लेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे कि पहले ये लगाएं कि 10 प्राण कौन से होते हैं। हमने भी ऐसे ही समझा था इसको, कि 5 इंद्रिय है ना, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, 10 प्रकार के प्राण हो गए। फिर आप उसको अपने हिसाब से लगाएं कि एक इंद्रिय में इसमें से कौन से प्राण है, 2 इंद्रिय में कौन से, इस प्रकार पांचों इंद्रिय में लगाएंगे। तो आप एक चार्ट के माध्यम से इसको बना लें, फिर कभी भी नहीं भूलेंगे। आप चाहे द्रव्य संग्रह पढ़े, कोई भी आप ग्रंथ पढ़े, आपको बिल्कुल पानी की तरह सामने क्लियर हो जाएगा कि हम प्राण को समझ रहे हैं। बहुत जरूरी विषय है और बहुत अच्छे और बिल्कुल प्राथमिक अवस्था है प्राणों को समझना, बिल्कुल शुरू की अवस्था हमारी। ठीक है ना, जो कि हम तत्वार्थ सूत्र में पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। आप इसको अपनी कॉपी में रफली एक चार्ट बना लो और आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। उसके बाद हमने सभी त्रस जीवों के बारे में पढ़ा, कि 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय जीव त्रस और त्रस होते हैं, जिसमें कि 2 इंद्रिय से जो 4 इंद्रिय होते हैं वो विकलक जीव होते हैं, क्योंकि अभी उनकी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। और 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय जो है त्रस जीव है। त्रस जीव विकलक भी जीव है, लेकिन अभी उनकी इंद्रिय पूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार, क्योंकि जिन्होंने बाल बोध या शिविर अटेंड किए होंगे उनको इसकी अच्छी नॉलेज रही होगी, और नहीं किए हो तो जब भी आपके यहाँ शिविर लगे आप जरूर अटेंड करें। ये छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी वहां पर शिविर में। वहां पर यही पढ़ाया जाता है। बाकी मनीषा जी ने सब बहुत अच्छे से पढ़ाया। मैं तो उसी चीज को रिपीट करती हूँ जो ये पढ़ाती हैं, उसी को मैं रिपीट कर देती हूँ, जिससे आपको दिमाग में सेट हो जाए आपको। तो यहीं पे हम तत्वार्थ सूत्र के अपने सूत्रों को विराम देते हैं। बहुत अच्छे से समझा रही है मनीषा जी आपको। आप भी बहुत अच्छे से बताती हैं पूरा विस्तार से आगे, बहुत अच्छी लेने की। और अब प्रिंसी कुछ कहना चाहती है? हाँ प्रिंसी। मैं तो पहले सभी को तो जय जिनेन। आज सबसे पहले यही कहूंगी, जो जल कायिक और वनस्पति कायिक बताए हैं ना, उसमें सबसे बड़ी चीज जो सही है ये बात, क्योंकि कभी हम गुरु के पास या महर्षि के पास भी जाते हैं ना, तो ये बात सत्य है, क्योंकि बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो हम नहीं खाते, और मतलब वो आती भी है बाजार में तब भी हम नहीं लेके आते, जबकि हमें पता है कि वो वनस्पति ही है, सिंपल वाली है। जैसे बहुत हम लोग बैंगन नहीं खाते, जैनी बहुत लोग नहीं खाते, बैगन हो गया, सिर्फ उसके नाम देंगे, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी एक वनस्पति में आ जाती है। तो अगर हम उनको हटा देंगे अपनी उसमें से, तो हमारे को उसका भी पुण्य है, क्योंकि महाराष्ट्र कहते हैं अपनी लाइफ में आप पुण्य को बढ़ाओ। अगर हम एक चीज का उसका भी ये नियम ले लेते हैं कि आज मेरा इस चीज का त्याग, तो वो भी त्याग लगता है, इस चीज का त्याग है। अगर हम पानी का भी रखते हैं कि आज हम दिन में 10 ग्लास पानी पियेंगे, तो उसका भी लगता है, 10 से ऊपर हम नहीं पी पाएंगे, क्योंकि होता है कई बार गर्मी में या सर्दी में, सर्दियों में आप सबसे ज्यादा रख सकते हो कि मैं 10 ग्लास से ज्यादा पानी नहीं पीऊंगा, 10 ग्लास से ऊपर होते ही नहीं सर्दियों में। तो वो पुण्य बढ़ाने से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं।
अच्छा, दूसरी चीज यही थी कि आज हम जैसे कर रहे हैं कि हम चीजों को करें, मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों के लिए, छोटी सी थी आज, अगर मौसी की इजाजत हो तो मैं आज छोटा सा एक चीज बताना चाह रही थी सबको। जैसे हम अपनी चीजों को करके सही कर सकते हैं अपने गुणों को, है मौसी समय थोड़ा सा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे उसी में मैं एक छोटा सा लेके आई थी आज की, जैसे केतु होता है, हमारा ग्रह केतु है, जैसे हम जल से, वनस्पति से, अग्नि से, बहुत सारी चीजों से अपने पुण्य को भी वो कर सकते हैं। ऐसी हमारे केतु जो ग्रह भी होते हैं ना, हम बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम उन चीजों को ना करें तो वो चीज हमारी सही रहती है। जैसे अपने कोई भी कार्य को, जो कार्य आप अपने हाथ में लेते हैं, उस कार्य को हमेशा पूरा करना चाहिए। अगर आप उस कार्य को बीच में अधूरा छोड़ते हैं तो आप अपने केतु ग्रह को मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। ठीक है, हमेशा अपने कार्य, शुरू किए कार्य को पूरा करें, अधूरा ना छोड़ें। ठीक है। उसी के बाद हमारा होता है राहु। राहु हमारा किससे डिपेंड करता है, मैंने जब आपको कभी पढ़ाया है एस्ट्रो, तो ये होता है हमारा राहु। ठीक है। तो अगर व्यक्ति समय पर सोएगा तो वो अपना राहु हमेशा अच्छा रखेगा। व्यक्ति समय पर सोएगा तो अपने राहु को हमेशा अच्छा रखेगा। किसी नौकर की, या आपके घर में जैसे नौकर है काम करने वाले, किसी गरीब की या किसी भिखारी का आप से आप सम्मान से बात करते हैं, देना एक अलग बात हो गई, सम्मान से अगर उससे बात करते हैं, उसे भी आप इंसान समझते हैं, तो आप अपने शनि ग्रह को अच्छा रखते हैं। आपके गेट पे कोई आ जाए, आप उसे कहते हैं चलो चलो आगे चलो, तो वो आप अपने कहीं ना कहीं शनि को हल्का सा इफेक्ट कर दो। ठीक है। ये नहीं होता, क्योंकि ग्रह सबकी लाइफ में 9 ग्रह हमेशा चलते हैं उसके साथ, लेकिन उनको आप धीरे धीरे हल्का हल्का इफेक्ट कर देते हैं। तो शनि ग्रह को आप अपने अपने से छोटे, यानी आप कह सकते हो जो आपके घर में काम करने वाले हो गए, आपके आने वाले, चाहे आपके घर आने वाला कूड़ा लेने आने वाला भी है, उससे भी तहजीब से अगर आप बात करते हैं तो आप अपने शनि ग्रह को अच्छा रखते हैं। ठीक है। अपने वाहन को, जो आपके घर में आप स्कूटर यूज करते हो, कार यूज करते हो, साइकिल यूज करते हो, अगर आप उसको साफ नहीं रखते तो आप अपने शुक्र को खराब करते हो। आप अपने शुक्र को खराब करते हो अगर आप अपने किसी भी व्हीकल को साफ नहीं रखते। हमेशा इसीलिए, ये नहीं कि आप किसे साफ कर रहे हैं, हमेशा बैठ के मतलब अपना हाथ तो उस पर मारना ही चाहिए जिस सवारी को आप यूज कर रहे हो, क्योंकि उस वो सवारी आपको दूसरी मंजिल तक पहुंचा रही है। अगर आपने अपनी सवारी को ही साफ नहीं रखा तो वो दूसरी मंजिल पे भी आप स्वच्छ ही जाओगे। कहने का सेंस है कि अगर आप ऑफिस भी जा रहे हो सुबह को, आप तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े वपड़े पहन के बहुत अच्छे से तैयार हो, सब बेस्ट है, लेकिन आपका वाहन ही खराब है तो आप भी उसमें अशुद्ध हो गए। ठीक है। तो उससे आपका शुक्र खराब होता है। बृहस्पति के लिए समय पर और सात्विक भोजन करोगे तो आपका बृहस्पति हमेशा अच्छा रहेगा। आप कभी भी नोटिस करना, ये तो एक साइंटिफिक भी है कि अगर आप टाइम से और सात्विक भोजन करोगे तो आपका पेट हमेशा अच्छा रहेगा। बृहस्पति हमारा पेट होता है, यानी हमारा लीवर, ये सब चीजों को डिनोट करता है। बुध जो होता है, उसका अगर आप, शीशा होता है ना शीशा, अगर आप उसके सामने बोलने का अभ्यास करेंगे तो आपका बुध जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम बुध को क्या मानते हैं, वाणी, वाणी मानते हैं हमारी जो वो है। तो हम जब सामने शीशे के सामने बात करें, जैसे कभी आपके मन में कोई संशय है, आप किसी से वो बात कह नहीं पा रहे हो, आप शीशे के सामने खड़े होकर बात करो, देखना आपकी वो चीज सॉल्व भी होगी, आपके माइंड को रिलैक्स भी मिलेगा, सब चीज होगी। तो आप शीशे के सामने खड़े होकर बात करो। ठीक है। रोजाना 15 मिनट फर्श पर बैठना चाहिए अगर आपको अपना मंगल ग्रह ठीक करना है तो। ठीक है। या जो बच्चे में ज्यादा एग्रेशन होता है या जो मंगली होता है, उससे दिन में, पूरे दिन में 15 मिनट एटलीस्ट फर्श पे बैठना चाहिए, नीचे जमीन पर। ठीक है। अगर वो बैठता है तो आप देखना उसका एग्रेशन भी कम होगा और उसका मन शांत रहेगा। सुबह अपने घर में अच्छी सुगंध फैलाएं, मतलब अगरबत्ती जला लें, धूप धूप कर लें, कुछ भी कर लें। ठीक है। तो आपके घर में चंद्रमा अच्छा रहेगा अगर आप अपने घर में सुबह अच्छी सुगंध बना के रखते हैं। ठीक है। लास्ट में हमारा आता है सूर्य। तो सुबह आप सूर्य को जल दें, बहुत से लोग नहीं देते हैं, लेकिन सुबह सूर्य दर्शन अगर आप लोग करते हैं, सुबह सुबह उठते ही, ये मत सोचिए हम नहाए नहीं नहाए, सुबह उठते ही, आंख खुलते ही, जाने के बाद आप सूर्य दर्शन अगर करते हैं तो आपका सूर्य ऑटोमेटिकली ही अच्छा रहेगा। सूर्य दर्शन अगर आप करते हैं, उसमें ये मत सोचिए मैं नहाया नहीं हूँ, नहा लूं पहले तब सूर्य दर्शन करूंगा, नहीं। आंख अपने, हम जैसे कहते हैं ना, बना के आंखों को ऐसे हम एक ऊर्जा देते हैं, उठो,
मतलब करने के बाद आप सूर्य को देखो, तो आप खुद ही देखोगे आप में पूरे दिन में कितनी एनर्जी रहेगी। ये भी आप करके देखिएगा, मेरे कहने से ये जरूर करके देखिएगा। सुबह को आंख खुलते ही सूर्य को देखिएगा, तो एनर्जी पूरे दिन बॉडी में रहेगी आपके, पूरे दिन आपको थकावट महसूस नहीं होगी। तो ये छोटी सी मैं आज लेके आई थी, मैंने कहा मेरा मन था कि बताने का, तो वो मैंने बताई। और इसी उसमें बस लास्ट में, ज्यादा समय नहीं लूंगी सबका। 10 तारीख को हमारा लास्ट चल रहा है, कल को 10 तारीख से क्लास शुरू है हमारी, मंडे से। अगर उसमें फिर रजिस्ट्रेशन ना हो, क्लास मंडे से शुरू हो जाएगी। अगर किसी को आना है तो वो आ सकता है, जिसमें हम बहुत सारी चीजें हम लोग सिखाएंगे, इसी से रिलेटेड भी सिखाएंगे। सारे ग्रह ही हैं उसके अंदर, क्या तो होती है। जैसे मैं ये नहीं कह रही एस्ट्रो के लिए सीखने के लिए तो बहुत वो है, लेकिन आप उसमें बेसिक में भी आपको ये पता चल जाएगा। बहुत से लोग पंडितों के पास जाते हैं, तो आपको जन्मपत्री पता चल जाएगी कि मेरी जन्मपत्री है क्या, इसमें क्या क्या चीज क्या क्या है। जैसे कितने तो घर हैं, उन घरों में अगर मेरा ये बैठा है तो उसका क्या प्रभाव मुझे वो दे रहा है, क्या बलिष्ठ है और क्या बलिष्ठ नहीं है। और मैंने इसमें स्पेशल फीचर्स भी आपको एक बताया था कि मैं बताऊंगी कि अगर आपको कहीं 2 जगह जाना है, ये कोई का आपको मेथड नहीं सिखाएगा। मैं एक बता रही हूँ क्योंकि ये मेरी ही, जैसे मैंने एक पहले चीज लाई थी कि आपको 2 जगह में से कोई एक जगह चूज करनी है, मन में डायलेमा है कि मतलब कंफ्यूजन है कि आपको वो चीज कहाँ से मिलेगी, तो वो आप उस मेथड से निकाल सकते हो, और आपको देखना सटीक आंसर आएगा। क्योंकि मेरे 2-4 मेरे जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने मेरे को बताया कि जो चीज आपने नोटिस करी, उन्होंने फॉर्म भरा, उनकी आशा थी कुंडली के अनुसार, और लड़के का जो रिजल्ट आया या जो उसको कॉलेज मिला उसी नाम से मिला है, जो उसके लक में था। उन्होंने पहले निकाल के रखा था कि चेक करने के लिए देखें यही आता है नहीं आता, लेकिन आया वही, जगह आई उसकी। तो बहुत अच्छा मेथड है। तो आप लोग चाहे उसमें, मतलब मैं आशा करती हूँ कि सभी अच्छे से अच्छा ज्वाइन करें। बहुत ही अच्छी आपको लगेगी क्लास वो। तो बस यही मुझे बोलना था, और आप लोगों ने मुझे सबने सुना उसके लिए धन्यवाद। बहुत अच्छा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ, शायद समझ ना आता हो। नहीं नहीं, सब अच्छे से समझ आया। आप जितनी जल्दी बोलती हो उतनी जल्दी हम लिखते भी हैं। आपकी बोलने की स्पीड है उतनी लिखने की स्पीड भी हमारी। आप चिंता मत करो। बस ये मुझे लगता है मैं तेज जल्दी जल्दी बोलती हूँ। नहीं नहीं, बहुत ठीक बोला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी जानकारी सभी को। कैसे हम अपने नौकरिया को ठीक कर सकते हैं घर पर ही, डेली डेली छोटी छोटी चीजों के साथ। बहुत अच्छे। और सुधा जी कुछ कहना चाहती हैं? और क्लास में देखिए आने की कोशिश कीजिएगा। प्रिंसी की क्लास में मुझे लगता है उसकी लाइट चली गई है। हाँ। मैं ये हाँ, पूछ रही थी, प्रिंसी दीदी से ये पूछ रही थी कि उनने सुबह उठते से बोला सूर्य दर्शन, तब 5 बजे उठते हैं तो सूर्य तो उदय होता ही नहीं है। 5 बजे जो हम उठते हैं बस उनके लिए नहीं है ये। इसका हम लोगों का मंदिर से आने के बाद का है कि हम मंदिर से वही आए और फिर उसके बाद देखें। हाँ, वही मैं वही सोच रही किसके थी, यहाँ। मैंने कहा हम लोग कैसे देखेंगे, हम लोग तो मंदिर में होते हैं उस समय। हम लोग इसलिए नहीं देख सकते ना क्योंकि हम जब आए मंदिर से तो उसके बाद देखें। लेकिन जो देर से उठते हैं ये उन लोगों के लिए जो देर से उठते हैं, ताकि वो जल्दी उठे। इस बहाने कम से कम जल्दी तो उठेंगे ना सभी लोग। ये उन लोगों के लिए जल्दी उठाने का नुस्खा ही है उनका। हाँ प्रिंसी। हाँ, लाइट चली गई थी। मैं मोबाइल से आई हूँ, लास्ट था। मैंने कहा प्रतिक्रमण तो होना चाहिए ना, तो इसलिए मैं फोन से आ गई। 2 मिनट के लिए लाइट भग गई मेरी। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी प्रिंसी के द्वारा। और ज्यादा से ज्यादा लोग आने की कोशिश कीजिएगा उसकी क्लास में जो 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है। कुसुम जी भी कुछ कहना चाहती है? हाँ कुसुम जी। जय जिन सभी को। जय श्री। दीदी रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, हमको नोट उतारना नहीं हो रहा है। आपको मैंने लिंक भेजा था यूट्यूब का और आप कहा था कि आप वहां जाके सारी की सारी वीडियोस देख लीजिए, सब वहां पर पड़ी हुई है। 10 क्लास तक, 10 तक ही आया है। 10 अभी तक ही 11 डाला है, 10 तक ही डाला है अभी। अब डालूंगी बैठ के, अभी तक टाइम नहीं मिला था मुझे। अब रात को डालूंगी, जितनी भी 2 क्लास है और एक ही आज की, तीनों क्लास डाल दूंगी। ठीक है? 10 तक का तो उतार लिए। हाँ ठीक है। लंबा ठीक हो जाता है। है, उसके बाद मैं डाल नहीं पाई, मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। ठीक है ना? हाँ जी, तो ठीक है आज दीदी। डालूंगी मैं, अभी रात को डालूंगी बैठ के। अभी तो वहाँ क्लास से पहले एक डाली थी, वो रिपीट डाल दी, गलत डाल दी, फिर डिलीट करवाई वीड से। ठीक 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 है? है दीदी, हाँ ठीक। बिल्कुल। चलिए। चलिए चलिए। हाँ, हाँ। प्रतिक्रमण। तुम जिन आगम के रत्नाकर, मैं अवगुण की खान रहा।
प्रतिक्रमण करता हूँ भगवन अपना मस्तक झुकारा। मोह महामद से स्वामी मैं नाभ संतप्त रहूं। क्रोधादि कषाये ना पालू मैं इनसे विरक्त रहूं। त्रस स्थावर जीवे में निज द्रव्य समभाव रहे। पांचों पापों का त्याग करूं उनमें समता भाव रहे। नियम जो भी धारे हैं उनमें न अतिचार लगे। अशुभ ध्यान से मैं बच जाऊं धर्म ध्यान में भाव जगे। मेरे वचनों से यदि हुआ किसी का हृदय आघात क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभुवन झुका रहा मैं अपना माथ। सूत्रों के उच्चारण में पद मात्रा यदि छूट गई प्रायश्चित करता हूँ भगवन मैंने उन्हें जाना नहीं। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों में शुद्धि हो। निज स्वरूप में रम जाऊं शाश्वत सुख की सिद्धि हो। निज स्वरूप में रम जाऊं मैं शाश्वत सुख की सिद्धि हो। जिनवाणी माता सर्व गुणों की खान है गुणगान जो गाते क्रम से पाते निर्वाण है। जिनवाणी की स्तुति करके केवल एक अभिलाष करूं मुक्ति श्री मिल जाए मुझको फिर न भव भ्रमण करूं। जिनवाणी माता सर्व गुणों की खान है। सभी लोग नमस्कार।